Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this lecture we are going to discuss a very important topic from ethics which is human values. So without wasting any time, let's get started. देखो एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं. अगर तुम्हें पता है कि क्या राइट है और फिर भी तुम गलत कर देते हो तो प्रॉब्लम नॉलेज की है या कुछ और. यहीं से ह्यूमन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट शुरू होता है. ह्यूमन वैल्यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि तुम कितना जानते हो. ह्यूमन वैल्यूज़ का मतलब होता है कि जब कोई प्रेशर हो, टेम्पटेशन हो या कोई देख ना रहा हो तो तुम क्या चूज़ करते हो. अब नेचुरल सवाल आता है कि ह्यूमन वैल्यूज़ है क्या. इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे. देखो ये जो आपको पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं वो इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि इसे करने के बाद आप डायरेक्टली अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो. कैसे करोगे आप अपनी आंसर राइटिंग रेडी. क्योंकि हमने जितना भी इसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उसका फॉर्मेट है. कैसे फॉर्मेट में, हर टॉपिक के पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, बीच में जो कंटेंट है वो आपको बुलेट पॉइंट्स में प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद हम आपको कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं. यानी कि आपके आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है सेम उसी फॉर्मेट में हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो चलिए देखते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज़ हैं क्या. वैल्यू वर्ड लेटिन के विलेयर से आता है. इसका मतलब होता है वर्दी होना या स्ट्रांग होना. सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ह्यूमन वैल्यूज़ वो अंदर की स्ट्रेंथ होती हैं जो हमें बताती हैं कि क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, ये फेयर है, ये अनफेयर है. मिल्टन बोलते हैं कि वैल्यूज़ वो बिलीफ सिस्टम होते हैं जो हमारी लाइफ के गोल्स और एक्शंस को गाइड करते हैं. और जॉन ने क्या किया, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी वाला पॉइंट दिया. वो बोलते हैं कि वैल्यूज़ हमारे लिए जज करने का टूल होती हैं. मतलब मतलब वैल्यूज़ जो हैं वो थ्योरी नहीं है, वो रोज़ के डिसीजंस का हमारे लिए कंपास होती हैं. नेक्स्ट हम कुछ कोर ह्यूमन वैल्यूज़ देखेंगे. अब वैल्यूज़ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके समझते हैं. हर वैल्यू एक ही टाइप की नहीं होती. कुछ होती हैं मॉरल, कुछ सोशल, कुछ डेमोक्रेटिक तो कुछ पर्सनल. मॉरल वैल्यूज़ जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल जैसे कि जस्टिस, इंक्लूसिवनेस, कम्युनिटी स्पिरिट. डेमोक्रेटी मतलब रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, ओपननेस. और पर्सनल जैसे कि लर्निंग, क्रिएटिविटी और सेल्फ डिसिप्लिन. इसे आप अपने आंसर्स में इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो. अब सोचो कि अगर कोई ऑफिसर ऑनेस्ट हो लेकिन एम्पैथेटिक ना हो, स्किल्ड हो लेकिन फेयर ना हो, तो गवर्नेंस कैसी होगी. इसीलिए वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो अगला सवाल यही आता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि वाई आर वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. यहाँ पर हम एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देखेंगे. किसका, महाभारत का. अब अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स अपने यूपी पीसीएस मेंस में डालेंगे ना तो वो एकदम आपको स्टैंड आउट कराएंगे और एक नया डायमेंशन ऐड करेंगे जो बाकी बच्चे नहीं लिख रहे होंगे. तो इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच होंगे. ये जो चीज़ें हैं वो आपके आंसर्स को बेटर बनाती हैं. तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. महाभारत में दुर्योधन खुद मानते हैं कि मुझे पता है कि धर्म क्या है लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पाता. मतलब इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो इग्नोरेंस की नहीं है. प्रॉब्लम इग्नोरेंस की नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो वीक हो गई हैं, यानी कि वैल्यूज़ की वीकनेस प्रॉब्लम है. तो नॉलेज हमें बताती है कि क्या सही है लेकिन वैल्यूज़ हमें फोर्स करती हैं सही करने के लिए. तो वैल्यूज़ क्या रोल प्ले करती हैं वो देख लेते हैं. यहाँ कुछ एरियाज़ दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ रोल्स दिए गए हैं. सोचो वैल्यूज़ को एक फ़िल्टर की तरह कि वैल्यूज़ कैसा काम करती हैं. वैल्यूज़ काम करती हैं फ़िल्टर की तरह. तो चलिए चेक करते हैं. सबसे पहले आता है कैरेक्टर, मतलब अंदर से स्ट्रांग बनाना. डिसीजन मेकिंग, राइट और रॉन्ग का फ़िल्टर. बिहेवियर, कॉन्शियस के साथ अलाइन होना. लाइफ गोल्स हमें डायरेक्शन देती हैं और गवर्नेंस हमें एथिकल पावर यूज़ करना सिखाती हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि वैल्यूज़ बिना बोले हमें गाइड कर जाती हैं. नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यूज़ और नॉलेज. मतलब वैल्यूज़ और नॉलेज का एक डेंजरस कॉम्बो. अब एक हम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम फेवरेट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना. नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज हमें पावर दे रही है. वैल्यूज़ हमें क्या दे रही है, वैल्यूज़ हमें डायरेक्शन दे रही है. पावर अगर डायरेक्शन के बिना हो तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है. तो नीचे हमें कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं और कुछ उनके रिजल्ट्स और आउटकम दिए गए हैं. आंसर में आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. तो देखते हैं. सबसे पहला आता है हाई वैल्यूज़ और हाई स्किल्स. आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर, जो आप सबको बनना है और आप लोग बनोगे भी. फिर आता है हाई वैल्यूज़ और लो स्किल्स. आप इंसान तो अच्छे हो लेकिन सिस्टम वीक हो जाएगा. लो वैल्यूज़ एंड हाई स्किल्स, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है. दिस इज़ मोस्ट डेंजरस. देन लो वैल्यूज़ एंड लो स्किल्स इररेलेवेंट है, लीस्ट यूज़फुल है. इसीलिए गांधी ने हमें वार्न कर दिया था कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर सोसाइटी के लिए थ्रेट है. अब हम आगे देखते हैं. जब गांधी की बात हो ही रही है तो अब हम देखेंगे कि गांधी के जो 7 डेडली सिंस हैं वो आज के टाइम पे कैसे रेलिवेंट हैं. प्रेजेंट डे मीनिंग देखेंगे हम उनका.
ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये मॉडर्न इंडिया का मिरर है। क्या है मॉडर्न इंडिया का मिरर? कुछ यहाँ पर सिन दिए हैं और कुछ उनका प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट दिया है कि आज वो क्या दिखाते हैं। डायरेक्टली आप अपने आंसर में लिख सकते हो, गांधी 7 सिन डालोगे तो एक नया डायमेंशन ऐड होगा जो बाकी बच्चे नहीं करेंगे, तो इससे आप एग्जाम में मार्क्स फेच करोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है वेल्थ विदाउट वर्क। तो क्या होगा? स्कैम्स और शॉर्टकट्स होंगे। प्लेजर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिक्शन का कल्चर आएगा। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, टेक का मिसयूज होगा। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, प्रॉफिट ओवर पीपल होगा। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, डिस्ट्रक्टिव टेक। रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, एम्प्टी रिचुअल्स। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, क्रिमिनल पॉलिटिक्स। अब नोटिस करो कि हर जगह वैल्यूज़ जो हैं एब्सेंट है, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये सिन है। तो सवाल वही आता है कि हमने प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में देख लिया कि क्या है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? आज वैल्यू क्राइसिस हो क्यों रहे हैं? वाई देर आर वैल्यू क्राइसिस इन मॉडर्न सोसाइटी? क्यों? क्योंकि आज जो सक्सेसफुल लाइफ है उसका मतलब सिर्फ पैसा, पावर, पोजीशन ये सब बन गया है। जो मीन्स हैं उनका क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है। बेंजामिन कहते हैं कि ह्यूमन सफरिंग एक बड़ा रीज़न है गलत चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझने का। ऐसे अगर कोई ऑथर या कोई आपको बताया गया है तो आप उसको आंसर में लिखोगे, इससे डायमेंशन ऐड होती है और पता लगता है कि आपको नॉलेज है और आप पढ़कर आए हो, यू आर अ वेल रेड चाइल्ड। नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यूज़ एंड स्किल्स। कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं और कुछ उनसे रिलेटेड स्किल्स दी गई हैं, जैसे कि मॉरल कंपास, ये एक टेक्निकल टूल है। डिसाइड करना कि क्या सही है, डिसाइड कैसे करना, ये वैल्यू है लेकिन ये इसकी स्किल है। कैरेक्टर बिल्ड करना, एफिशिएंसी बिल्ड करना। ट्रस्ट बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं। सिस्टम चलाने के लिए स्किल्स चाहिए लेकिन सिस्टम बचाने के लिए हमें क्या चाहिए? वैल्यूज़ चाहिए। नेक्स्ट हमारा फिर वही सवाल आ रहा है कि हमें चाहिए वैल्यूज़, लेकिन वैल्यूज़ आएंगी कहाँ से? विच आर द इंस्टीट्यूशंस दैट इनकलकेट वैल्यूज़? तो यहाँ हम कुछ इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, फिर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी कभी भी सिलेबस से नहीं आती, तो कहाँ से आती हैं? फैमिली से आती है। हम सीखते हैं फैमिली से ऑनेस्टी, एम्पैथी और रिस्पेक्ट। स्कूल से हम लोग डिसिप्लिन और फेयरनेस सीखते हैं। सोसाइटी से हम लोग नॉर्म्स और रोल मॉडल्स सीखते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से हम एथिकल लीडरशिप देखते हैं। अगर यहाँ वैल्यूज़ वीक हो जाएं तो करप्शन क्या होगा? नॉर्मल लगने लगेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यूज़ का रियल यूज़ क्या है? हमने देखा एथिकल लीडरशिप, तो इसका रियल रूट्स क्या है? तो वैल्यूज़ क्या इंश्योर करती हैं? ये इंश्योर करती हैं कि डिसीजंस एथिकल हों, सिटीजन सेंट्रिक हों, पावर का मिसयूज़ ना हो, पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। एफिशिएंट ऑफिसर बिना वैल्यूज़ के हो सकता है लेकिन वो कभी एथिकल ऑफिसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट, जैसे कि हमने बताया, इंट्रो देख लिया, बॉडी देख ली, अब हम क्या देखेंगे? कंक्लूजन। ह्यूमन वैल्यूज़ कोई लग्जरी नहीं है, ये गवर्नेंस और लाइफ दोनों की फाउंडेशन वैल्यूज़ हैं। आज पावर बढ़ रही है लेकिन कॉन्शियस हमारी कमज़ोर हो रही है। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा कि सक्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? वैल्यूज़। आप अपने कंक्लूजन में आइंस्टाइन को कोट करोगे, इसीलिए हमने लिखा है ये। यू हैव टू कोट दीज थिंकर्स। इससे क्या होता है? आंसर में वेटेज आती है, +1 मार्क्स मिलेंगे आपको, आई एम गारंटिंग यू। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? तो फाइनल टेक अवे क्या है इस टॉपिक से? वो यही है, आपको ये याद रखना है कि सिर्फ स्मार्ट होना काफ़ी नहीं है, वैल्यूज़ होना ज़रूरी है। सिर्फ नॉलेज से सिस्टम नहीं चलता, कैरेक्टर चाहिए। सिर्फ पावर से गवर्नेंस नहीं चलती, एथिक्स चाहिए। और जब वैल्यूज स्ट्रांग होती हैं तब सोसाइटी भी स्ट्रांग हो जाती है। अगला सवाल हमारा आता है कि डू वैल्यूज़ इवॉल्व एंड डिफर बिटवीन सोसाइटीज़? तो वैल्यूज़ कोई आइसोलेटेड चीज़ नहीं है, ये वैक्यूम में पैदा नहीं होती। वैल्यूज़ सोसाइटी के साथ ग्रो करती हैं, कल्चर, टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस के साथ। सोचो, इसलिए एक ही एक्शन एक सोसाइटी में बिल्कुल राइट माना जाता है और दूसरी सोसाइटी में वो क्वेश्चनेबल लगता है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या वैल्यूज़ इवॉल्व करती हैं और क्या वैल्यूज़ सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करती हैं। तो देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करती हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वैल्यूज़ बनाता कौन है। वैल्यूज़ एक फैक्टर से नहीं बनती हैं, मल्टीपल सोशल फोर्सेस मिलकर वैल्यूज़ को शेप करते हैं। तो कोई एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल सोशल फैक्टर्स साथ में काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कल्चर की। हर सोसाइटी की ट्रेडिशंस, कस्टम्स और डेली प्रैक्टिसेस होती हैं। ये डिसाइड करती हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर रिलीजन भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। रिलीजियस टीचिंग्स लोगों के राइट रॉन्ग के आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करता है। हिस्ट्री भी एक रोल प्ले करती है। कॉलोनियल एक्सपीरियंस, फ्रीडम मूवमेंट, रिफॉर्म्स, ये सब सोसाइटी की मॉरल थिंकिंग पर परमानेंट इम्प्रिंट छोड़ देते हैं। एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती है,
लोगों का एक्सपोजर वैसे वैसे बढ़ता है और मॉरल आउटलुक हमारा वाइडन होता जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम भी वैल्यूज़ को शेप करते हैं। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और फ्रीडम इंपॉर्टेंस देती है, जबकि अथॉरिटेरियन सिस्टम्स ओबीडियंस और ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी, प्रिवेसी, डिग्निटी, फ्रीडम, इन सब के मीनिंग्स जो हैं टेक्नोलॉजी के साथ रीडिफाइन हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वैल्यूज़ सोशली कंडीशनड होती हैं और यूनिफॉर्म नहीं होती। ये लाइन आपने लास्ट में डालनी है, ऐसे ही नहीं डाल रखी है हमने। ये जितने भी हमारे हाईलाइटेड पोर्शंस हैं वो आपको बताने के लिए हैं कि ये आपने आंसर में ज़रूर डालना है। दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस। तो चलिए हम देखते हैं। हमने ये बात कर ली है कि कैसे वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करती है। अब दूसरा सवाल हमारा यही था कि क्या वो चेंज होती हैं। ये 2 सवाल हमने किए थे। दूसरा अब हम डिस्कस करते हैं, दैट डू वैल्यूज़ चेंज ओवर टाइम। हाँ, लेकिन अब्रप्टली नहीं। वैल्यू स्टैटिक नहीं होती, पर ओवरनाइट भी चेंज नहीं होती। ये धीरे धीरे इवॉल्व करती हैं सोसाइटल चेंजेस के साथ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोर कंसर्न हमेशा ह्यूमन वेलफेयर ही रहता है। तो हमारा कोर कंसर्न क्या है? ह्यूमन वैल्यूज़। बदलता क्या है फिर हमारे लिए? इंटरप्रिटेशन। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, इक्वालिटी। इक्वालिटी पहले भी वैल्यू थी, आज भी वैल्यू है। लेकिन आज इक्वालिटी में जेंडर इक्वालिटी, LGBTQ+ कम्युनिटी के राइट्स और डिजिटल इक्वालिटी जैसे डायमेंशंस ऐड हो गए हैं। मतलब एसेंस सेम है, लेकिन जो हमारा स्कोप है वो ब्रॉडन हो गया है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने देख लिया कि ये चेंज हो रही हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स से इनको समझ लेते हैं, बिकॉज आंसर्स में एग्जांपल कोट करने पड़ते हैं ना आपको। सो अगर थोड़ा कंपेयर करें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। पहले क्या होता था कि जेंडर रोल्स फिक्स्ड माने जाते थे, लेकिन आज जेंडर इक्वालिटी और चॉइस को वैल्यू माना जाता है। पहले प्रिवेसी सेकेंडरी इशू थी, लेकिन आज प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट माना जाता है। पहले अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया जाता था, आज अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्टेड है। पहले एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट के सामने सैक्रिफाइस किया जाता था, आज सस्टेनेबिलिटी एक कोर वैल्यू बन चुकी है। ये कोलैप्स ऑफ वैल्यूज़ नहीं है, ये इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट। आर द यूनिवर्सल एंड एटर्नल वैल्यूज़। अगला सवाल यही आता है कि क्या ये यूनिवर्सल और एटर्नल वैल्यूज़ हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस समझना ज़रूरी है। हाँ, वैल्यूज़ चेंज होती हैं, पर सब कुछ रिलेटिव नहीं होता। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो हर सोसाइटी में हर टाइम में ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। यूनिवर्सल वैल्यूज़ बोलते हैं उन्हें, जैसे कि ऑनेस्टी। क्यों उन्हें यूनिवर्सल माना जाता है? क्योंकि बिना ट्रस्ट के सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर आता है जस्टिस, क्योंकि सोसाइटी जो है बिना जस्टिस के एक्सप्लॉयटेशन फेस करेगी। फिर आता है हमारा कंपैशन, क्योंकि को एग्जिस्टेंस के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। और फिर आता है ह्यूमन डिग्निटी, जो हर सिविलाइजेशन में रिकग्नाइज की गई है। इसलिए मर्डर, थेफ्ट, डिसीट या ये जो है हर सोसाइटी में कंडेम होते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है किसे? मॉरल यूनिवर्सैलिटी को। वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्यू कौन सा करेक्ट है? आंसर आता है हमारे दोनों व्यूज़ करेक्ट है। कुछ वैल्यूज़ रिलेटिव होती हैं जो हर टाइम और सोसाइटी के साथ चेंज होती हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव वैल्यूज़। और कुछ वैल्यूज़ एब्सोल्यूट होती हैं जो कि कांस्टेंट होती हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सल वैल्यूज़ बोलते हैं। दोनों के एग्जांपल्स हम ऊपर देख चुके हैं। इसको हम कहते हैं रिलेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू बैलेंस। ये आपको अपने आंसर में डालना है। फिर मैं कहूँगी कि जितने हाईलाइटेड पोर्शंस हैं वो अपने आंसर में आप डालोगे, और ये तो आपको क्रक्स बता रहा है ना इस पॉइंट का, तो ये तो आपने डालना ही डालना है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आप सिर्फ आंसर्स नहीं लिख रहे हो, आप क्रक्स समझे हो। कम बोलो लेकिन सटीक बोलो। ज़्यादा लिखने से कभी भी ज़्यादा आंसर्स नहीं मिलते हैं, सही लिखने से आंसर्स मिलते हैं। अब कुछ और डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर्स। अब एक सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल सोचो कि एक यंग इंसान जेंडर इक्वालिटी सपोर्ट करता है, लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं ड्यू टू ट्रेडिशनल नॉर्म्स। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की वैल्यूज़ गलत हैं, ये बस ये दिखाता है कि वैल्यूज़ जो है जनरेशन्स के साथ इवॉल्व हो रही हैं। तो वाई शेयर्ड वैल्यूज़ मैटर फॉर सोसाइटी। ये क्यों इतना मैटर करता है? अगर सोसाइटी में शेयर्ड वैल्यूज़ ना हो तो लॉज जो हैं वो अपनी मॉरल लेजिटिमेसी खो देते हैं, डेमोक्रेसी पब्लिक ट्रस्ट लूज़ कर देता है, मार्केट्स एक्सप्लॉयटेटिव हो जाती हैं। शेयर्ड वैल्यू सोसाइटी के लिए सोशल ग्लू का काम करती हैं। ये आपने लिखना है आंसर्स में। देन आता है हमारा वैल्यूज, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी और सोसाइटी साथ साथ इवॉल्व कर रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये हमारा कंटेम्प्रेरी भी है। इसमें हमने आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ भी रिजॉल्व कराए हैं। तो आज टेक्नोलॉजी और सोसाइटी साथ साथ इवॉल्व कर रही हैं। फेयरनेस का इशू एल्गोरिथम बायस के फॉर्म में आ रहा है।
प्रिवेसी डेटा सर्वेलेंस के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज हो रही है, अकाउंटेबिलिटी एआई डिसीजन मेकिंग के साथ कॉम्प्लेक्स हो रही है, और जस्टिस जो है डिजिटल डिवाइड के साथ लिंक हो गया है। इससे एक बात क्लियर होती है कि वैल्यूज़ खत्म नहीं होती, वैल्यूज़ को अडेप्ट करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट होती हैं। अब अगला सवाल आता है कि आप इस चीज़ को अपने आंसर्स में कैसे लिखोगे, क्योंकि एंड गोल तो हमारा वही है कि आंसर राइटिंग करनी है हमें। तो मैं आपको बताती हूँ कि आंसर लिखते वक्त आपको क्या करना है। सबसे पहले आप दिखाओ कि जो वैल्यूज़ हैं वो डिफ़र करती हैं और इवॉल्व भी करती हैं। कैसे करती हैं हमने ऊपर डिस्कस किया है। उसके बाद आप एक कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल दो। हमने आपको ऊपर जो है इनफ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए हैं और अच्छे से समझाए भी हैं। फिर क्या करोगे आप, इसे यूनिवर्सल वैल्यूज़ का बैलेंस दिखाओगे और फिर सोसाइटल रेलेवेंस पर इसको एंड कर दोगे। तो एंड कहाँ करना है, रेलेवेंस पर। हमेशा आंसर्स को हमें रेलेवेंस पर ही एंड करना चाहिए, ताकि वो दिखाए कि ये सिर्फ पुराने टाइम में काम नहीं कर रही थी, आज भी इसका रेलेवेंस है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर आज रेलेवेंस ही नहीं होता तो हम इसे पढ़ते ही क्यों। तो इससे क्या होगा, इससे आपका आंसर एनालिटिकल भी लगेगा और एथिकल भी लगेगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, क्योंकि ऑब्वियसली कंक्लूजन तो लिखना ही है आपने। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, यही कि वैल्यूज़ जो हैं वो ना रिजिड होती हैं और ना ही रूटलेस होती हैं। ये सोसाइटी के साथ इवॉल्व करती हैं, लेकिन कोर ह्यूमन आइडियल्स को ये प्रोटेक्ट करती हैं। एक हेल्दी सोसाइटी वही होती है जो चेंज को एक्सेप्ट करे लेकिन अपना कॉन्शियस ना खोए। नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यू एजुकेशन। सबसे पहला वही इंट्रो देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, बुलेट पॉइंट्स देखेंगे, लास्टली कंक्लूजन देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सोचेंगे। सोचो कि अगर एजुकेशन सिर्फ स्किल्स दे लेकिन इंसान को सेंसिटिव ही ना बनाए तो क्या वो कंप्लीट एजुकेशन मानी जाएगी। वैल्यू एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट माइंड बनाना नहीं होता, बल्कि अच्छे इंसान बनाना होता है। अगर एजुकेशन सिर्फ हेड और हैंड्स को ट्रेन करे और हार्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दे तो रिजल्ट होता है एफिशिएंसी बट विदाउट ह्यूमैनिटी। और यहीं से वैल्यू एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हमें समझ आती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है मीनिंग। इसका सिंपल सा एक मीनिंग समझते हैं। वैल्यू एजुकेशन का सिंपल मतलब है ह्यूमनिज्म, एम्पैथी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशन के लिए कंसर्न डेवलप करना। ये एजुकेशन का वो पार्ट होता है जो सिर्फ मार्क्स या जॉब तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि पूरी पर्सनालिटी को आपको डेवलप करता है। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल, एस्थेटिक और स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ लाइफ। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो वैल्यू एजुकेशन इंफॉर्मेशन को विजडम बनाता है और नॉलेज को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म्स इंफॉर्मेशन इनटू विजडम एंड नॉलेज इनटू कैरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आंसर्स में डालना ना। देखो, आप सुनो ही लेक्चर को इस तरीके से कि आप आंसर राइटिंग में और अपने मेंस के आंसर्स में इसको कैसे डालोगे। नेक्स्ट हमारा आता है कोर वैल्यूज़ प्रमोटेड थ्रू वैल्यू एजुकेशन। तो यहाँ पे थोड़ा क्लियरली देखते हैं कि वैल्यू एजुकेशन का फोकस होता किस चीज़ पर है। तो कुछ कोर वैल्यूज़ हैं और क्या वो इंस्टिल करते हैं, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए। सबसे पहले इंटीग्रिटी, यानी कि सोच और एक्शन दोनों में आपको ऑनेस्टी दिखानी है। फिर आता है डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन जस्टिस, फेयरनेस और दूसरों के राइट्स का रिस्पेक्ट करना। देन कंपैशन, दूसरों के पेन को समझने की एबिलिटी, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर्स। एंड लास्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी और नेशन के टूवर्ड्स आपकी ड्यूटी, सोसाइटी और नेशन के प्रति ड्यूटी। ये वैल्यूज़ मिलकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना रहा है आपको। क्या बना रहे हैं आप, बन रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू वैल्यू एजुकेशन। कैसे आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, हमने देखा था मीनिंग में, ये क्या करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है। तो सवाल आता है कैसे करती है। वैल्यू एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं होती, ये पूरी पर्सनैलिटी पर काम करता है। फिजिकल लेवल पर डिसिप्लिन और हेल्थ, इमोशनल लेवल पर एम्पैथी और इमोशनल का बैलेंस, इंटेलेक्चुअल लेवल पर क्रिटिकल थिंकिंग लेकिन एथिक्स के साथ, मॉरल लेवल पर राइट रॉन्ग का जजमेंट, स्पिरिचुअल लेवल पर इनर पीस और पर्पस, और एस्थेटिक लेवल पर कल्चर और ब्यूटी के टूवर्ड्स सेंसिटिविटी। सो इसका रिजल्ट क्या होता है, कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट। सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, इंसानियत के साथ हमें सक्सेस दिलवाता है, यानी कि इट लीड्स टू कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ना अगला हमारा सवाल आता है कि ये आजकल के ज़माने में क्यों इतना रेलेवेंस है। हम पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका आज का रेलेवेंस क्या है, यही आपने अपने आंसर्स में डालना है। क्योंकि अगर आप रेलेवेंस ही नहीं बताओगे इसका, अगर आप रेलेवेंस नहीं बता पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो कि आजकल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं। ये तो कोर है हमारे किसी भी सब्जेक्ट का। तो आज के इश्यूज़ देखो, सबसे पहले आप क्या है, वायलेंस, टेररिज्म, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इनटॉलरेंस, करप्शन। ये सिर्फ लॉ का फेलियर नहीं है, ये वैल्यूज़ का भी फेलियर है। वैल्यू एजुकेशन हेल्प करती है कल्चरल और एथिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में,
सोशल हार्मनी बनाने में, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन डेवलप करने में और मटेरियल प्रोग्रेस को मॉरल रेस्ट्रेंट के साथ बैलेंस करने में। इसलिए वैल्यू रिच इंडिविजुअल सोसाइटी और डेमोक्रेसी दोनों को स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज़ एंड इमोशंस। एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि वैल्यूज़ बिना इमोशंस के इंटरनलाइज नहीं होती। पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए इमोशनल अवेयरनेस और कंट्रोल हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो देखते हैं हम एक एक करके कुछ इमोशंस और उनका हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले आता है कंपैशन। एथिकल एक्शन इंस्पायर करता है। एंगर जजमेंट डिस्टॉर्ट कर देता है। ग्रीड मॉरल रेस्ट्रेंट वीक कर देता है। एम्पैथी सोशल ट्रस्ट बिल्ड करती है। जब इमोशंस कंट्रोल में होते हैं वैल्यूज़ गाइड करती हैं हमारे बिहेवियर को। अब हमारा अगला सवाल वही आता है नेचुरली कि ये हमारा अकेले इनफ क्यों नहीं है। वाई इंटेलेक्ट अलोन इज़ नॉट इनफ, वाई वी नीड वैल्यूज़, क्यों चाहिए? क्योंकि इंटेलेक्ट जो होता है वो पावरफुल होता है पर वैल्यूज़ के बिना डायरेक्शन लेस हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। अगर इमोशंस जो है वर्चुअस हों तो इंटेलेक्ट कंस्ट्रक्टिव बन जाता है, लेकिन अगर इमोशंस विशियस हों तो वही इंटेलेक्ट हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। यही कोर है इस पॉइंट का। इसलिए वैल्यू एजुकेशन माइंड के साथ साथ हार्ट को भी एजुकेट करती है। तो हम इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एक बार डिटेल में। हमने देखा क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आंसर्स में अगर बुलेट पॉइंट्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे? देखो, वैल्यू एजुकेशन मॉरल करेज डेवलप करती है, एथिकल क्लैरिटी देती है, डाइवर्सिटी और डिसेंट को रिस्पेक्ट सिखाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती है और लॉन्ग टर्म कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्प करती है और इमोशनल इंटेलिजेंस भी स्ट्रेंथन करती है। सिंपल शब्दों में कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल को कॉन्शियस सिटीजन बनाती है। नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन वैल्यू एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है? अब एजुकेशन सिस्टम इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? सबसे पहले वैल्यू एजुकेशन को सेपरेट सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। ये होना चाहिए इंटीग्रेटेड, नॉट आइसोलेटेड, कॉन्टिन्यूस और प्रैक्टिस्ड। सिर्फ प्रीच नहीं, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। फैमिली, स्कूल, सोसाइटी सब मिलकर वैल्यूज़ को शेप करते हैं। कैसे? करिकुलम से, रोल मॉडल्स से, एक्टिविटीज़ से और रियल लाइफ एक्सपोजर से। अब देखते हैं हम लोग वैल्यू एजुकेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट भी हमारी जो है वो स्टेजेस में होती है। पहला स्टेज यानी कि अर्ली स्टेज होता है पनिशमेंट से बचना। मिडल स्टेज होता है सोशल अप्रूवल से काम करना। फिर होता है मैच्योर स्टेज, एथिकल प्रिंसिपल के बेसिस पर एक्ट करना। वैल्यू एजुकेशन जो है मॉरल अथॉरिटी को फास्ट ट्रैक कर देती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाई लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज़ डेंजरस? क्यों ये इतना डेंजरस हो जाता है? जब वैल्यू एजुकेशन नहीं होती है तो जो नॉलेज है वो एक्सप्लॉयटेटिव हो जाती है, साइंस डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, पावर अब्यूसिव हो जाती है, डेवलपमेंट एक्सक्लूजनरी हो जाती है। इसीलिए लॉज होने के बाद भी एथिकल क्राइसिस कंटिन्यू रहते हैं। अब अगर कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे वो देख लेते हैं। वैल्यू एजुकेशन एजुकेशन की सोल होती है। यह इंश्योर करती है कि प्रोग्रेस ह्यूमेन रहे, पावर अकाउंटेबल रहे और इंटेलिजेंस एथिकल रहे। एक एजुकेटेड माइंड बिना वैल्यूज़ के रिस्क होता है। एक एजुकेटेड हार्ट सोसाइटी के लिए रिसोर्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ टू यूज़ दिस इन आंसर्स। अगला सवाल यही है कि आप अपने यूपीएससी और यूपीपीसीएस के आंसर्स में इसको कैसे यूज़ करोगे। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए किस चीज़ पर, एजुकेशन पर, एथिक्स पर, मॉरल डिक्लाइन पर, इमोशनल इंटेलिजेंस पर, यूथ इश्यूज़ पर या फिर इंटॉलरेंस वगैरह पर और नेशन बिल्डिंग पर, तो आंसर का स्ट्रक्चर आप याद रखो। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे वैल्यू एजुकेशन को एक ही लाइन में, ऊपर इंट्रो हमने आपको प्रोवाइड किया है। फिर आप होलिस्टिक डेवलपमेंट मेंशन करोगे, हमने ऊपर डिस्कस किया है। वैल्यूज़ और इमोशंस का लिंक दिखाओगे। फिर एक कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस दोगे। एक दोगे बहुत है लेकिन हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एंड लास्टली आप क्या करोगे? सोसाइटल इम्पैक्ट से इसको कंक्लूड कर दोगे। ये अप्रोच आपकी कंसेप्चुअल भी लगेगी, एथिकल भी लगेगी और अप्लाइड भी लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, एक सिंपल बात से शुरू करते हैं। स्कूल का काम सिर्फ पढ़ाना होता है या फिर इंसान बनाना होता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ नॉलेज ट्रांसमिट नहीं करती, ये कैरेक्टर शेप करती है। क्या करती है? कैरेक्टर शेप करती है। अगर स्कूल सिर्फ स्किल माइंड्स बना दें और वैल्यूज़ इग्नोर हो जाएं तो सोसाइटी एफिशिएंट हो जाती है लेकिन ह्यूमेन नहीं रहती। अगर स्कूल्स ये करेंगे तो दैट्स नॉट गुड। इसीलिए क्या होता है कि स्कूल्स, टीचर, पेरेंट्स और सोसाइटी सब मिलकर वैल्यू फॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस बना देते हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल्स, वो देखते हैं। स्कूल सिर्फ क्लासरूम नहीं होता, स्कूल एक्चुअली एक मॉरल लेबोरेटरी होता है। यहाँ पर बच्चे क्या कहते हैं? लेबोरेटरी क्यों बोला गया है इसे हम?
क्यों? क्योंकि यहीं पर बच्चे सिर्फ राइट रॉन्ग सुनते नहीं हैं बल्कि राइट रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं। स्कूल जो है बच्चों को बचपन में ही क्या डेवलप करता है? इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअल वर्क के थ्रू, कंपैशन, केयर और इंक्लूजन के थ्रू, बिलोंगिंगनेस कैसे? सेफ्टी और इमोशनल सिक्योरिटी के थ्रू। एक अच्छा स्कूल एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को वैल्यू याद करने के लिए नहीं, वैल्यूज़ जीने के लिए एनकरेज करता है। नाउ स्कूल प्रैक्टिसेस वो कौन सी हैं जो वैल्यूज़ को बिल्ड कर रही हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं स्कूल डेली लाइफ में वैल्यूज़ कैसे बिल्ड होता है। सबसे पहले आता है मॉर्निंग असेंबली। उससे आप क्या सीखोगे? डिसिप्लिन, यूनिटी और रिस्पेक्ट ये सिखाती है। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स टॉलरेंस और इंक्लूसिवनेस डेवलप करता है। टीम गेम्स से कोऑपरेशन और फेयरनेस सीखते हैं हम। सोशल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी डेवलप करती है। क्लब्स और जो ग्रुप वर्क है वो लीडरशिप और इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यानी कि वैल्यूज़ थ्योरी नहीं, रूटीन का हिस्सा हो जाता है वहाँ पर। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन वैल्यू फॉर्मेशन? क्या उनका रोल है? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं हो सकती। को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों को इमोशनली और सोशली ग्रो करने का शेप देती हैं। यहाँ वैल्यूज़ नेचुरली डेवलप होती हैं, कोई फोर्स करके नहीं होती। जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ डिसिप्लिन और परसिवरेंस सिखाती है। साइकोलॉजिकल ग्रोथ सेल्फ कंट्रोल और करेज डेवलप करता है। सिविक पार्टिसिपेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टिसिपेशन सिखाता है। सोशल इंटरेक्शन टीम स्पिरिट और टॉलरेंस लाता है। मॉरल डेवलपमेंट ऑनेस्टी और फेयर प्ले सिखाती है। एकेडमिक कॉन्फिडेंस क्रिटिकल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए हम कहते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ लर्निंग को लिव्ड एक्सपीरियंस बना देती है। क्या बनाती है? लिव्ड एक्सपीरियंस। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस व्हिच आर फेस्ड बाय स्कूल्स इन इम्पार्टिंग दीज वैल्यूज़? अब थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं। स्कूल चाहकर भी हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। एक तरफ घर के वैल्यूज़, मीडिया का इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, ऊपर से एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन, मार्क्स, रैंक्स और रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस होना। सो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है वैल्यू एजुकेशन कभी कभी मार्क्स के पीछे छूट जाती है। अब हम देखेंगे, हमने देखा कि स्कूल क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। स्कूल्स देख रहे हैं तो हम टीचर के रोल्स को भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर्स इन वैल्यू एजुकेशन? जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ जो है सिलेबस कवर करने वाले लोग नहीं होते, वो लिविंग करिकुलम होते हैं। किसके? वैल्यूज़ के। वैल्यू एजुकेशन तभी पॉसिबल है जब टीचर खुद वही प्रैक्टिस करे जो वो बोलता है। टीचर वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं कैसे? रोल मॉडल बनकर, डेली टीचिंग में वैल्यूज़ इंटीग्रेट कर और स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से आगे गाइड करके। यानी कि बियॉन्ड एग्ज़ाम भी आपकी एक लाइफ है। वो कौन आपको टीच करेगा, कौन सिखाएगा? टीचर्स ही तो सिखाएंगे। बच्चे टीचर की बातों से ज़्यादा टीचर के बिहेवियर से सीखते हैं। अब देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि स्कूल्स क्या सिखा रहा है, फिर स्कूल क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। ऐसे ही हमने देखा कि टीचर्स का क्या रोल है और फिर आप देखेंगे कि टीचर्स क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। टीचर्स के सामने भी चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम प्रेशर। वैल्यू बेस्ड डिस्कशन के टाइम है वो कम कर देता है। हेवी सिलेबस इन्फॉर्मेशन पर फोकस बढ़ा देता है और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स कैरेक्टर बिल्डिंग को ये इग्नोर कर देता है। नाउ लेट अस इम्बाइब सम वैल्यूज़ थ्रू करिकुलम। अब करिकुलम देख लेते हैं। अब एक स्मार्ट अप्रोच समझो। वैल्यूज़ अलग सब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हर सब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि लैंग्वेज एम्पैथी और एक्सप्रेशन सिखाती है। सोशल साइंस डेमोक्रेसी और इक्वालिटी सिखाती है। ज्योग्राफी कंजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस देती है। इकोनॉमिक्स रैशनल डिसीजन मेकिंग और थ्रिफ्ट सिखाती है। और वहीं पर सिविक्स रूल ऑफ लॉ और कोऑपरेशन बताती है। इसीलिए वैल्यू सबसे अच्छे तरीके से इम्प्लिसिटली सिखाई जाती है, लेक्चर बनाकर इसको नहीं सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? सब्जेक्ट्स के थ्रू ही सीख जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ सोसाइटी। हमने देखा स्कूल देखा, टीचर्स देखा, अब हम देखेंगे सोसाइटी कैसे ह्यूमन वैल्यूज़ को इनकलकेट करती है। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी भी एक एक्सटेंडेड क्लासरूम होती है। बच्चे देखकर सीखते हैं। अगर सोसाइटी ऑनेस्टी, फेयरनेस और काइंडनेस शो करे तो वैल्यूज़ क्या होता है? स्ट्रांग हो जाती है। अगर अनएथिकल बिहेवियर नॉर्मल लगने लगे तो वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ पेरेंट्स इन डेवलपिंग वैल्यूज़। ऑब्वियसली पेरेंट्स भी रोल प्ले करेंगे ना। होम फर्स्ट स्कूल होता है, यानी कि घर हमारा पहला स्कूल होता है। पेरेंट्स हमारे पहले टीचर होते हैं। स्कूल से भी पहले आप कहाँ से सीखते हो? माँ बाप से सीखते हो। बच्चे वैल्यूज सुनते हैं, सुनते नहीं है, एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि आप सुन के कुछ नहीं सीख रहे हो, आप देख के सीख रहे हो। क्या क्या सीख रहे हो? ऑनेस्टी, पेशेंस, कंटेनमेंट यानी कि एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सीख रहे हो। ये सब पेरेंट्स के बिहेवियर से आता है। बच्चे क्या करते हैं? वो कॉपी करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं।
ना कि जो वो देखते हैं या कहते हैं। तो आपके पेरेंट्स अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो आप अच्छा काम करोगे, वो कुछ ख़राब काम करेंगे चाहे वो बोल रहे हैं आपको अच्छा काम करने के लिए, लेकिन आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। नाउ इंटीग्रेटेड रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब एक इंटीग्रेटेड रोल देख लेते हैं। अब एक लाइन में समझ लो, ऊपर डिटेल में देखा था, अब थोड़ा सा क्रक्स समझ लो। फैमिली क्या करती है? वो वैल्यूज़ की फाउंडेशन रखती है। स्कूल क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर्ड मॉरल एक्सपोजर देते हैं। टीचर्स लाइव रोल मॉडल्स बनते हैं। और सोसाइटी या तो वैल्यूज़ रीएनफोर्स करती है या फिर डिस्ट्रॉय कर देती है। वैल्यू एजुकेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब सब इंस्टीट्यूशंस साथ में मिलकर काम करें, व्हेन ऑल इंस्टीट्यूशंस वर्क टुगेदर। कंक्लूजन देख लेते हैं, जैसे हम हर टॉपिक के नीचे देखते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिग्री फैक्ट्रीज नहीं होती, ये नर्सरीज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। सिर्फ स्किल्स में इन्वेस्ट करने वाली सोसाइटी कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकती, कभी भी प्रोफेशनल्स नहीं बनाती। वैल्यूज़ में इन्वेस्ट करने वाली सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और एथिकल लीडर्स बनाती है। ट्रू एजुकेशन तब कंप्लीट होती है जब नॉलेज को कॉन्शियस गाइड कर देता है। अब आपका अगला सवाल यही है कि आंसर राइटिंग कैसे करोगे। तो एग्जाम में जब भी एजुकेशन और एथिक्स पर क्वेश्चन आए तो स्ट्रक्चर आप याद रखो। सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो, एक आध लाइन का, फिर स्कूल और टीचर्स का रोल बताओ, फिर फैमिली और सोसाइटी का रोल बताओ, एक कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस दे दो, करंट रेलेवेंस दे दो और वैल्यू बेस्ड कंक्लूजन दे दो, जो हमने सब आपको ऊपर प्रोवाइड किया है। तो आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इस लेक्चर को देखना है, नोट्स रिवाइज करने और हो जाएगा। इससे आंसर क्या होगा? क्लियर भी लगेगा, बैलेंस भी होगा और हाई स्कोरिंग भी होगा। इट विल फेच यू हाई मार्क्स। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम इसे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन इन टुडेज वर्ल्ड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक काम करते हैं, एक सिंपल बात से शुरू करते हैं कि क्या सिर्फ अच्छी पॉलिसीज़ बनाना काफ़ी है, या फिर ये भी उतना इम्पॉर्टेंट है कि उन पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हाउ ऑनेस्टली एंड एफिशिएंट दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सच ये है कि स्टेट की सक्सेस प्लान्स पर नहीं, ऑनेस्ट और एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है। अगर पॉलिसीज़ बेस्ट हो भी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट, बायस्ड या डीमोटिवेटेड हो तो क्या होगा? पॉलिसीज़ फेल हो जाएंगी। इसलिए आज का एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस सिर्फ इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एथिकल और ह्यूमन क्राइसिस है। इट इज़ एथिकल एंड ह्यूमन क्राइसिस। तो अगला सवाल यही आता है हमारे सामने नेचुरली कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट रियलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ग्राउंड रियलिटी देखो, आज की एडमिनिस्ट्रेशन में कई एथिकल डिस्टॉर्शंस दिखते हैं, जैसे कि करप्शन और फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और कास्ट बायसनेस, लो मोरल एंड कंज्यूमरिज्म। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं उसके बीच में एक गैप देखने को मिल रहा है। इस बिलीफ एक्शन गैप की वजह से हिपोक्रेसी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है और इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। हम अक्सर जानते हैं कि क्या एथिकली राइट है, पर फिर भी हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते। नेक्स्ट हमारा आता है स्किल डेवलपमेंट वर्सेस वैल्यू डेफिसिट। आज एडमिनिस्ट्रेशन में स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस है। हर कोई कह रहा है कि स्किल डेवलपमेंट करो, स्किल डेवलपमेंट करो, तो उस पर काफ़ी फोकस है। टेक्नोलॉजी के साथ पेस रखना ज़रूरी है, ये बात एकदम सही है। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ पेस भी रखना है, उसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट भी करनी है। लेकिन एक कैच है, अगर स्किल्स हैं और वैल्यूज़ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा एफिशिएंट रॉन्ग डूइंग। ये कीवर्ड है, आपको अपने आंसर में लिखना है। देखो, ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप आंसर लिखोगे तो आप वो कीवर्ड्स को डालो, अदरवाइज़ क्या होगा? आपका आंसर जेनरिक लगेगा। तो अगर आपको स्टैंड आउट करना है बाकियों से ज़्यादा, एंड इफ़ यू वांट टू फेच दैट एक्स्ट्रा मार्क्स, तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। इफ़ यू वांट टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स, तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि आप कीवर्ड्स याद रखोगे। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है एफिशिएंट रॉन्ग डूइंग। स्किल्स बिना वैल्यू के स्मार्ट करप्शन पैदा करती हैं। क्या करती हैं? स्मार्ट करप्शन। रूल्स विदाउट कैरेक्टर क्या करते हैं? सिर्फ फियर बेस्ड कंप्लाइंस लाते हैं। एथिक्स विदाउट इनर कन्विक्शन टेम्पररी ओबीडियंस तक सीमित रहती है। और जब स्किल्स और वैल्यूज़ दोनों साथ हों तब क्या बनता है? तब बनता है सस्टेनेबल गुड गवर्नेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में थियोरी प्रैक्टिस गैप इतना बड़ा देखने को मिल रहा है हमें। ये आप कंक्लूडरी लाइन में लिखोगे। देखो, एक होता है कि जैसे आपने इंट्रो लिखा, फिर आपने लिखा बॉडी और फिर आपने लिखा कंक्लूजन, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप इन दोनों के बीच में एक वन लाइनर डाल देते हो, तो क्या होता है? वो होती है लिंकिंग लाइन। क्या होता है? वो लिंकिंग लाइन होती है। तो ये जो लाइंस हैं ये वही लिंकिंग लाइंस हैं। क्या होता है? ये चीज़ें जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं। अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और हमें करना वही है कि कैसे हम वो एक एक्स्ट्रा मार्क्स बाकी बच्चे से ले सकें और हम आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और हमें कोई स्ट्रेस ना हो।
नेक्स्ट हमारा आता है वाई कोड्स एंड रूल्स अलोन फेल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रूल और कोड्स क्या करते हैं? बिहेवियर को एक्सटर्नली कंट्रोल करते हैं, ये दे कंट्रोल बिहेवियर एक्सटर्नली। ये काम करते हैं जब पनिशमेंट का डर हो या कोलैप्स कर जाते हैं। वैल्यूज़ का अप्रोच एकदम से अलग होता है। वैल्यूज़ बिहेवियर को अंदर से शेप करती हैं। ये सेल्फ मोटिवेटेड एक्शन होता है, वॉलंटरी होता है, और गवर्नेंस को ये क्या करती हैं? ह्यूमेन बना देती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आउटर डिसिप्लिन अगर इनर प्योरिटी के बिना हो तो क्या होगा? वो फ्रेजाइल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यूज़ एज द कोर ऑफ गुड गवर्नेंस, क्योंकि देखो हमारा लास्ट गोल क्या है? गुड गवर्नेंस ही है, एडमिनिस्ट्रेशन ही है, इसीलिए तो हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। रियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। इंस्टीट्यूशंस अपनी वैल्यू को खुद नहीं बनाते, इंस्टीट्यूशंस लोगों से बनती हैं। अगर इंडिविजुअल्स एथिकल हैं तो इंस्टीट्यूशंस एथिकल बन जाते हैं। अगर इंडिविजुअल्स ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो चाहे सिस्टम कितना भी अच्छा हो वो फेल हो ही जाएगा। अनलेस एटीट्यूड्स एंड कैरेक्टर चेंज, नो रिफॉर्म कैन बी सस्टेन्ड। अब कुछ इंडियन थिंकर्स देख लेते हैं ऑन वैल्यूज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोई ऐसे जनरली नहीं देख रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेसिफिक वाले देख रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आएगा तो कौन से थिंकर्स डालने हैं हमने, वो हम पढ़ते हैं। इंडियन थिंकर्स ने हमेशा सिस्टम से ज़्यादा कैरेक्टर पे फोकस किया। दे ऑलवेज एम्फेसाइज कैरेक्टर ओवर सिस्टम। गांधी ने क्या बोला? गांधी ने बोला कि थॉट और एक्शन के बीच कॉन्ट्रडिक्शन खत्म करो। विवेकानंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कामनेस, सेल्फ कंट्रोल और सिंपैथी पर जोर दिया। टैगोर ने मॉरल और स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट की बात करी, और राजगोपालचारी ने क्लियरली कहा कि नेशनल कैरेक्टर ही पब्लिक लाइफ की फाउंडेशन होती है। मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेशन का फ्यूचर कैरेक्टर पर टिकता है। नेशनल कैरेक्टर इज द की स्टोन ऑन विच रेस्ट द फेट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। एडमिनिस्ट्रेशन का फ्यूचर कैरेक्टर पर टिकता है। तो अगला नेचुरल सवाल क्या आता है कि वाई वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्सपीरियंशियल। वैल्यूज़ को ऑर्डर से इम्पोज नहीं किया जा सकता। वैल्यूज़ लेक्चर से नहीं, एक्सपीरियंस से डेवलप होती हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमोशनल डिसिप्लिन और लिव्ड एक्सपीरियंसेस। इंडियन फिलॉसफी भी यही कहती है कि इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी प्लस इमोशनल प्योरिफिकेशन मतलब लास्टिंग एथिकल कंडक्ट। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा वैल्यू का एक्सपीरियंशियल है। बी द चेंज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंस्टीट्यूशन। इसको देखते हैं। अब सबसे पावरफुल आइडिया है ये कि चेंज सोसाइटी से शुरू नहीं होता, सेल्फ से शुरू होता है, यानी कि खुद से शुरू होता है। विवेकानंद ने कहा कि बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स की लास्टिंग काम करते हैं। फर्गसन ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि चेंज बाहर से फोर्स नहीं किया जा सकता। बेर्नाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अडेप्ट वाइजली, साइनिकली नहीं। और गांधी का मैसेज तो हम सब जानते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, बी द चेंज यू सीक। इंडिविजुअल इंटीग्रिटी कलेक्टिव इंटीग्रिटी को जन्म देती है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। राजा राम मोहन रॉय ने पर्सनल कन्विक्शन से सोशल इविल्स को चैलेंज किया। दशरथ मांझी, ये तो रिसेंट वाला ही है, इन्होंने परसिवरेंस और फेथ से रियलिटी बदल दी। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि एक एथिकली रिजॉल्व इंडिविजुअल पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लास्टली हम एक कंक्लूजन देख लेते हैं जो आप आंसर्स में डालोगे, फिर देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ लॉज, विजिलेंस और टेक्नोलॉजी से प्योरीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे चाहिए कैरेक्टर का मॉनसून। दिस इज़ अ कीवर्ड आप डालोगे अपने आंसर में, ऐसे ही नहीं डाला है, दिस लुक्स डिफरेंट डालोगे आप। क्या है? कैरेक्टर ऑफ मॉनसून, जिसमें हर ड्रॉप इंडिविजुअल इंटीग्रिटी का हो। जब वैल्यूज़ इंस्टिंक्ट बन जाती हैं तब गवर्नेंस एथिकल, इफेक्टिव और ह्यूमेन बन जाता है। अब आप इसे आंसर्स में कैसे यूज़ करोगे? एग्जाम्पल में जब GS4 या ऐसे या ऐसा कुछ भी आए तो आप क्या करोगे? स्ट्रक्चर सिंपल रखो एकदम से, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो, स्किल वैल्यू के गैप को एक्सप्लेन करो, रूल्स क्यों फेल होते हैं ये बताओ, इंडिविजुअल कैरेक्टर का रोल बताओ, एक थिंकर या फिर एग्जाम्पल दे दो, हमने ऊपर आपको प्रोवाइड किया है, और फिर एक वैल्यू बेस्ड कंक्लूजन दे दो, ये भी आपको प्रोवाइड किया गया है। इससे क्या होगा? इससे आंसर फिलोसफिकल भी लगेगा, प्रैक्टिकल भी लगेगा और हाई स्कोरिंग भी लगेगा। 1 लाइन वैल्यू स्टेटमेंट्स दिए हैं आंसर के लिए, जैसे कि एथिक्स रेगुलेट एक्शंस, वैल्यू ट्रांसफॉर्म इंटेंशंस, इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस बिगिंस विद इनर डिसिप्लिन। ये आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन लीडर्स एंड फिलोसफर्स। अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे एंड दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। अच्छा, एक बात क्लियर कर लेते हैं कि इंडियन फिलॉसफी कभी भी एथिक्स को लाइफ से अलग नहीं मानती। यहाँ हमेशा ये सोचा गया कि अगर अंदर का इंसान शुद्ध है, प्योर है, तो बाहर का सिस्टम अपने आप बेटर हो जाएगा। इसीलिए हमारे थिंकर्स सिर्फ फिलॉसफी नहीं देते, वो जीने का तरीका सिखाते हैं।
और इसी वजह से उनकी रेलेवेंस आज भी गवर्नेंस में बिल्कुल इंटैक्ट है. इट इज़ रेलेवेंट फॉर गवर्नेंस इवन टुडे. सबसे पहले हम लॉर्ड महावीर जी का अप्रोच देखते हैं. उन्होंने रॉयल लाइफ छोड़ दी सिर्फ ट्रुथ और लिबरेशन के लिए. किसके लिए? ट्रुथ और लिबरेशन के लिए. उनका फोकस क्या था? नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, सेल्फ रिस्ट्रेंट, ये सब था. उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कॉन्डक्ट, ये तीनों साथ में होने चाहिए. जितने भी ये हाईलाइटेड पोर्शन है आंसर में ज़रूर डालने हैं आपने. इसका एथिकल मीनिंग क्या है, यानी कि एथिकल एसेंस क्या है? एसेंस का मतलब क्या होता है? मतलब मीनिंग, क्रक्स क्या है? तो हम इसका क्रक्स देखते हैं. अब अगर डिज़ायर्स कंट्रोल में हैं तो ग्रीड कम होगी और पब्लिक लाइफ ज़्यादा क्लीन होगी. आज के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और एथिकल पब्लिक लाइफ सब महावीर के आइडियाज़ से लिंक्ड है. नेक्स्ट हमारा आता है गौतम बुद्ध. बुद्ध ने एक बहुत प्रैक्टिकल बात बोली कि लाइफ में सफरिंग है और उसकी रूट कॉज क्या है? डिज़ायर है. लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी दिया, एथिकल और माइंडफुल लिविंग. वेरी इंपॉर्टेंट. 8-fold पाथ को अगर एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ें तो पिक्चर क्लियर हो जाती है. राइट स्पीच, सच और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन, राइट एक्शन, लॉफुल और ह्यूमेन डिसीजंस, राइट लाइवलीहुड, एथिकल मीन्स ऑफ अर्निंग एंड राइट माइंडफुलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस. इसलिए आज के स्ट्रेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन में बुद्धा का रेलेवेंस एथिकल लीडरशिप और कंपैशनेट गवर्नेंस में हमें देखने को मिलता है. अब कौटिल्य को सिर्फ रियलिस्ट बोल देना गलत होगा एकदम से. वो डिसिप्लिन और धर्म दोनों को साथ में लेकर चलते थे. ये कीवर्ड आपने यूज़ करना है. उनका मैसेज एकदम क्लियर था कि किंग और ऑफिशियल्स का कॉन्डक्ट स्क्रिप्चर से ऊपर होना चाहिए. कंसल्टेशन और डिबेट बेटर डिसीजंस लाते हैं एंड ड्यूटी हमेशा पर्सनल गेन से ऊपर आती है, पहले आती है. मॉडर्न रेलेवेंस आज के टाइम में पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नेशनल इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी सब कौटिल्य से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं. गुरु नानक का फिलॉसफी बहुत इंक्लूसिव था. कैसा था? इंक्लूसिव था. ही वॉज वेरी इंक्लूसिव. उनका फिलॉसफी बहुत ही इंक्लूसिव था. वन गॉड, वन ह्यूमैनिटी. उन्होंने 3 सिंपल प्रिंसिपल्स दिए: ऑनेस्ट लेबर, शेयरिंग विद नीडी एंड रिमेम्बरेंस ऑफ ट्रुथ, यानी कि ट्रुथ का रिमेम्बरेंस, कास्ट रिजेक्शन, सर्विस एज वर्शिप और एथिकल लिविंग, यानी कि इनर प्योरिटी. इसलिए आज के गवर्नेंस में अगर हम आज के गवर्नेंस की बात करें तो सोशल हार्मनी, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ और एंटी डिस्क्रिमिनेटरी एथिक्स, ये जो है गुरु नानक के आइडियाज़ से ही आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास हैं कबीर दास. कबीर सीधी बात बोलते हैं. भगवान बाहर नहीं है, भगवान मिलते हैं अंदर. रिचुअल से ज़्यादा इनर गुडनेस इंपॉर्टेंट है. मर्सी और फॉरगिवनेस वीकनेस नहीं है. मर्सी और फॉरगिवनेस हमारी मॉरल स्ट्रेंथ होती हैं. आज जब एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, कबीर का मैसेज रिलीजियस टॉलरेंस और सोशल हार्मनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. काउंटरिंग एक्सट्रीमिज़म, प्रमोटिंग एथिकल लीडरशिप, ये सब बहुत रेलिवेंट है. नेक्स्ट हमारा आता है रविंद्रनाथ टैगोर. अब टैगोर का फोकस किस पर था? स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म पर. फ्रीडम, क्रिएटिविटी और सर्विस, ये उनके 3 पिलर्स थे. क्या थे? 3 पिलर्स थे. उनके लिए एजुकेशन सिर्फ एक जॉब नहीं थी, उनके लिए एजुकेशन थी एम्पैथी और सेंसिटिविटी के लिए. इसलिए आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट और कल्चरल प्लूरलिज्म टैगोर से ही सीखे जा सकते हैं. ये कीवर्ड्स आपने अपने आंसर्स में लिखने हैं बिकॉज यही आपके आंसर्स को बेटर बनाएंगे. देन हमारा आता है स्वामी विवेकानंद. विवेकानंद का मैसेज बहुत पावरफुल है. मैन मेकिंग एजुकेशन, सेल्फ बिलीफ, सर्विस, परसिवरेंस. उन्होंने यूथ को बोला कि तुम वीक नहीं हो, अंदर पावर है. इसलिए आज के टाइम में यूथ लीडरशिप, नेशन बिल्डिंग, एथिकल कॉन्फिडेंस विवेकानंद से डायरेक्टली लिंक्ड है. नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री औरोबिंदो की. औरोबिंदो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं. माइंड, बॉडी, सोल तीनों का इंटीग्रेशन की बात करते हैं. डिज़ायरलेसनेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एस्केप नहीं, सेल्फलेस एक्शन. इसका मतलब एस्केप नहीं होता, सेल्फलेस एक्शन होता है. इंडिविजुअल और सोसाइटी साथ में इन्वॉल्व करते हैं और इसीलिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और नेशनल इंटीग्रेशन जो है औरोबिंदो के आइडियाज़ से आते हैं. दिस इज़ हिज रेलेवेंस टुडे. नेक्स्ट हमारा आता है महात्मा गांधी. गांधी के बिना एथिक्स जो है इनकम्प्लीट है. ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ड्यूटी बिफोर राइट्स, ये सब गांधी के कोर मैसेज हैं, कोर टीचिंग्स हैं. सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एज अ वर्शिप. फिर आता है सत्याग्रह. सत्याग्रह मतलब मॉरल रेजिस्टेंस है. सर्वोदय मतलब सबके वेलफेयर की बात हो रही है. और निष्काम कर्म यानी कि ड्यूटी बिना अटैचमेंट के.
आज के टाइम में एथिकल गवर्नेंस, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल जस्टिस गांधी हर जगह रेलिवेंट है। ऊपर हमने गांधी के 7 सिंस भी देखे थे। गांधी का रेलेवेंस तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अब बात करेंगे हम B.R. अम्बेडकर की। अम्बेडकर सिर्फ लॉ की बात नहीं करते हैं, वो मॉरल डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं। हम कई बार उन्हें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके छोड़ देते हैं, बट ऐसा है नहीं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये जीने के प्रिंसिपल्स हैं। एजुकेशन एम्पावरमेंट का टूल है और डिग्निटी सबका राइट है। इसलिए इंक्लूसिवनेस, इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अम्बेडकर के कोर आइडियाज़ हैं। आज के रेलेवेंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, ये सब अम्बेडकर की हमें याद दिलाते हैं। अब हम बात करेंगे APJ अब्दुल कलाम की। ऐसा नाम जो ऑलमोस्ट हर कोई जानता होगा। कलाम सर का फ्लो याद रखो। राइटियस हार्ट, गुड कैरेक्टर, हार्मोनियस फैमिली, ऑर्डरली नेशन एंड पीसफुल वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। अब आज में रेलेवेंस क्या है? उनके लिए डेवलपमेंट का बेस एथिक्स और कैरेक्टर था। यूथ इंस्पिरेशन, लीडरशिप, एथिक्स, साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कलाम से कनेक्ट होते हैं। अब हम इनका कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे। इंडियन थिंकर्स हमें एक ही बात सिखाते हैं, क्या? एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद इन, यानी कि एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। जब पावर वैल्यूज़ के साथ गाइडेड होती हैं तो गवर्नेंस जो है ह्यूमेन बन जाती है, और इसलिए ये थिंकर्स हिस्ट्री नहीं, फ्यूचर के एथिकल गाइड्स हैं। दे आर द एथिकल गाइड्स फॉर द फ्यूचर। आंसर्स में कैसे याद रखोगे आप? कैसे इनको आंसर्स में यूज़ करोगे? GS4 और एथिक्स का क्वेश्चन आता है तो आप थिंकर को कोट करोगे और फिर उसे एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक करोगे। क्यों? क्योंकि आपका काम ही है ना एडमिनिस्ट्रेशन। यू आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, देन यूज़ द वैल्यू, देन उसका एप्लीकेशन लिखो वैल्यू का, और एक एग्जाम्पल लिखो। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप रेलिवेंट एग्जाम्पल लिखोगे, करंट एग्जाम्पल लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। करंट एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पर। गांधी का कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी बिफोर राइट्स इंश्योर्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस एंड रिड्यूसेस एंटाइटलमेंट बेस्ड करप्शन। ऐसे में आप इसे यूज़ कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद अ थिंकर कोट। कंपेयर 2-3 थिंकर्स, लिंक वैल्यूज टू द कंटेम्प्रेरी इशूज़। केस स्टडीज़ में आप यूज़ कर सकते हो इसको। आप बुद्धा को यूज़ करो कंपैशन के लिए, कौटिल्य को यूज़ करो ड्यूटी और रियलिज्म के लिए, गांधी को यूज़ करो लास्ट मैन फर्स्ट अप्रोच के लिए। 1 लाइन कुछ रेडी कोट्स आपको हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि एथिक्स विदाउट वैल्यूज इज फियर बेस्ड, इनर प्योरिटी क्रिएट्स आउटर जस्टिस, कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। हमने कोशिश किया है इसे बहुत ईजी टू रिमेंबर रखने की, ताकि आप लोगों को समझ आए। और साथ में जिस PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका फॉर्मेट वही है। सारे PDF का हमारे का फॉर्मेट वही होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। उसके अलावा हम आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल्स भी देते हैं, इसको करंट लिंक करते हैं, लिंकिंग लाइंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो बीच की यूज़ होती हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू द लिंकिंग लाइंस। तो बेसिकली अगर आप ये PDF देख लें और इस लेक्चर को देख लें तो आई कैन गारंटी यू कि आप मेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी तो खैर आपका 2025 का UP PCS का मेंस आ रहा है, एंड आई होप अगर आप इसको डिलीजेंटली और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। एक और चीज़ मैं लेक्चर ख़त्म करने से पहले कहना चाहती हूँ कि आई नो कि 1-2 वीडियोज़ अभी रिसेंटली हमारी डिले हुई हैं, और उस डिले का रीज़न है मेरे हेल्थ इश्यूज़। आई एम गारंटिंग यू कि बस एक वीडियो और आपकी रह गई है, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस एथिक्स की, जो हमारी अभी पेंडिंग है, और एक वीडियो और हम आपको कराएंगे जो कि होगी एप्टीट्यूड पर, जिसे हम आपके सिलेबस में लिखना भूल गए थे। इन 2 वीडियोज़ के अलावा हमारा सारा जो सिलेबस है वो ऑन ट्रैक है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आपको अपने कैलेंडर में प्रोवाइड नहीं करी गई हैं, जैसे कि एस्से हमने आपको बताया था कि हम कराएंगे, लेकिन एक वीडियो लाएंगे हम एस्से अप्रोच पर भी, कि कैसे एस्से को अप्रोच करना है, व्हाट कैन बी द डिफरेंट मॉडल्स। हम आपको मॉडल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि जब आप आंसर्स अपने मेंस के एग्जैक्ट एग्जाम में बैठोगे तो आपको सोचना ना पड़े कि अच्छा ये आ गया है तो इसको हम कैसे करें। हम आपको मॉडल्स में क्या प्रोवाइड करेंगे एस्से में, एक आपको रेडीमेड इंट्रोडक्शन होगा, आपको कैसे सोचना है वो बताया जाएगा, सुपरफिशियल नहीं बताया जाएगा, आपको एक मॉडल प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके अलावा हम आपको एक कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमारा चैनल आपके लिए कवर करें, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम उस चीज़ को भी कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, एंड रिमेंबर दैट यू हैव ऑल द करेज, all the intelligence to qualify this examination. All you need is a little discipline. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।